विजुअल में आप देख सकते हैं सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड, जो कि सैनिक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, सैनिक मार्केट में दवा दुकान है जो रांची का प्रसिद्ध दवा दुकान है, आज़ाद फार्मा, यहाँ जूते चप्पल के भी दुकान है, लेकिन हम इन सब के बारे में बातें नहीं करेंगे। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद फैसल हूँ और आप देख रहे हैं JK न्यूज़ नेटवर्क। सैनिक मार्केट यह एक मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो कार्यालय है, यहाँ एक संस्था जो है झारखंड सैनिक कल्याण निदेशालय का है, और हम यहाँ के ब्रिगेडियर और यहाँ के मेजर से बातें करेंगे और आपको ऐसी जानकारी से रूबरू करवाएंगे जो शायद आपको पता ना हो। आज हम मौजूद हैं इस ऑफिस में और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं BG पाठक साहब, जो ब्रिगेडियर हैं, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे इस विभाग में क्या क्या वो उपयोगिता चीज़ें हैं जिसको हम दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड सरकार का एक भाग होता है। इसी तरह हिंदुस्तान के हर राज्य में ये डिपार्टमेंट होता है और जितना एक सर्विसमैन या उनके विधवाओं का पॉपुलेशन होता है उसी के अनुसार उस तरीके से उसकी संरचना होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में एक टोटल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसका एक मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं, फिर बाकी जो है ऑफिशियल होते हैं। झारखंड में भी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पूरे सैनिकों की संख्या उतनी नहीं है, इसलिए इसको होम मिनिस्ट्री के साथ अटैच किया हुआ है। इसका मैं इतिहास बता दूँ। जो सैनिक कल्याण निदेशालय, पहले इसको DSSA बोर्ड बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट सेलर्स सोल्जर्स एंड एयरमैन बोर्ड। इसका इतिहास है ब्रिटिश ज़माने में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे भारतीय नागरिक सेवा कर रहे थे। उस समय चूँकि ये जो हमारे भारतीय नागरिक थे ब्रिटिश आर्मी के साथ पूरे वर्ल्ड में सेवा कर रहे थे, तो उनको परिवारों को देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था। तो वहाँ एक छोटा सा बोर्ड हो जा करके जो भी जिनके परिवार शहीद हो गए या 2 साल 4 साल लोग घर नहीं आ पाते थे, तो उनके परिवार को देखने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी। वही आज़ादी के बाद इसको रीऑर्गेनाइज किया 1967 में और इसको DSSA बोर्ड नाम दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सेलर्स सोल्जर्स एंड एयरमैन बोर्ड। उसके बाद रीऑर्गेनाइज करके 80s में इसको राज्य स्तर के लेवल पर एक निदेशालय बनाया गया और एक डिपार्टमेंट बना गया जिसको निदेशालय बोलते हैं। उसका हेड एक ब्रिगेडियर होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किया गया जिसके हेड एक कर्नल होते हैं। तो झारखंड में चूँकि पॉपुलेशन कम है, इसलिए 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक ऑफिस बनाया गया। तो आज के इस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? हाँ, तो इस ऑफिस के अंदर पूरा राज्य है। इसके अंदर जो है अभी 5 डिस्ट्रिक्ट कार्यालय हैं। एक चाईबासा में, दुमका में, हजारीबाग में, गुमला में और रांची सदर में। तो कोई 3 डिस्ट्रिक्ट को, कोई 6 डिस्ट्रिक्ट, कोई 7 डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए वो ऑफिस बनाया गया है। जो 6ठा ऑफिस जो सरकार द्वारा अप्रूव हो गया है वो अभी मेदिनीनगर यानी पलामू के लिए भी अप्रूव है, वो जल्दी ही खोला जाएगा। तो जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के या जो भी जिम्मेवारी है उस ऑफिस के, उसके अंदर जितने भी वीर सैनिक हैं, वीर नारी हैं, एक सर्विसमैन हैं, उनके बच्चे हैं, कोई ऑर्फन है, कोई विधवा है, कोई बूढ़ा है, उनका वेलफेयर का एक्टिविटी इस ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। और वहाँ से फीडबैक हमारा निदेशालय पूरे उनको निदेशालय कंट्रोल करता है। निदेशालय का काम है सरकार को एडवाइस करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और लास्ट सोल्जर तक, हर परिवार तक उसका फ़ायदा पहुंचाना। और उसी तरह से एक तरह से इंटरफेस है सेंटर और स्टेट में, एंड स्टेट का गवर्नमेंट में, और एक सेल्समैन के जो सोल्जर्स हैं या विधवा हैं या पेंशन धारी लोग हैं उनके तक पहुँचाना। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेना में चूँकि थल सेना, वायु सेना और जो जल सेना है, तो इन तीनों में क्या तीनों सेना की देखरेख ये संस्था करती है या सिर्फ थल सेना की करती है? नो, इसकी जिम्मेदारी तीनों सेना की तीनों सेना की।
हाँ, पूरा डिफेंस फोर्सेस के लिए। डिफेंस फोर्सेस की। हाँ, पूरा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सारी प्रक्रिया जो देखी जा रही है, जो भी इसके अंतर्गत में आ रहे हैं, वो बस सैनिकों की सेवा के लिए, चाहे वो विधवा हो, चाहे पेंशनधारी हो, जो भी चीज़ें हैं, है ना? जनता की सेवा में एक तरह से हम इन्वॉल्व इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर विलेज में जो जो एक सैनिक होता है, रिटायरमेंट के बाद भी उसके खून में एक तरह से डिसिप्लिन सोल्जर होता है, समाज का एक बहुत अहम कड़ी बन जाता है। तो उनको हम ऑर्गेनाइज करके, जो जैसे स्वच्छता अभियान हुआ, तो नागरिकों के साथ उनका अपने तरीके से सरकार के जो प्रोग्राम है उसको फैलाना, तो इसलिए तरीके से एक बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं। और एक ट्रेंड मैन पावर, इससे आम जनता से भी जुड़ जाते हैं। हमसे जन जानते से एक ट्रेंड मैन पावर जो बहुत ही ऑर्गेनाइज है, जो हमेशा क्लियर उसका जो है थिंकिंग, काम करे का तरीका, एक अनुशासित पर्सनालिटी है, वो जनता तक सरकार के जो प्रोग्राम है उनको पहुंचाता है। उदाहरण के तौर में अभी जो कोरोना का महामारी चल रहा है, तो बहुत जगह हमारे एक सेल्समैन को एक संस्था बना करके, उनको ग्रुप बना करके उनको खाना बांटना या उनके रहने की व्यवस्था करना, उनको और भी सुविधाएं देना है, उसमें ये लोग वॉलंटियरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के दौर में। सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि इनकी देखरेख होम मिनिस्ट्री से हो रही है, तो वहाँ से जो इसकी देखरेख हो रही है, तो वहाँ इनका जो फाइनेंशियल बजट तैयार होता है वो किस प्रकार से होता है? आप इस थोड़ा विस्तार से होम मिनिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, तो हर सरकार का अपना अपना तरीका है। तो एक जो इनके वेलफेयर के लिए जो फाइनेंस चाहिए, उसके लिए एक फंड होता है जिसको अमलगमेटेड फंड कहते हैं, अमलगमेटेड फंड कहते हैं। तो झारखंड सरकार में जो व्यवस्था है, उस अमलगमेटेड फंड में जो इनकम होने का 3 जरिया है। पहला जरिया कभी जो है कंटिन्यू 7 दिसंबर को हमारा आर्मी फ्लैग डे मनाया जाता है, उसमें सबसे जो है कंट्रीब्यूशन पब्लिक से, इंस्टीट्यूट से, फैक्ट्री से, कॉरपोरेट हाउसेस से लेते हैं, वो पैसा है। दूसरा पैसा होता है कि इनका एक कॉर्पस क्रिएट करता है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट आता है। और तीसरा पैसा जो है खासकर झारखंड में व्यवस्था की गई है कि एक इनको जो प्रॉपर्टी दे दिया है सैनिक मार्केट, वो 1954 में इनको दे दिया गया है इस डिपार्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी इनके डिपार्टमेंट को दे दिया, डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड कर दिया इनके नाम से। और इससे जो इनकम होता है, इसका जो रेंट आता है, वो उसमें अमलगमेटेड फंड जाता है। तो इसलिए एक बहुत ही नीट अरेंजमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, झारखंड के अंदर, कि सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है। उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ये जो पैसा कमाते हैं इंडिपेंडेंट है। और इसकी जो मैनेजमेंट होती है कमेटी करती है, जिसको स्टेट मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। उसका जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर होते हैं, और गवर्नर के अलावा उसके बड़े बड़े हमारे दिल्ली के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के या डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, सरकार के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस, ये सभी मेंबर होते हैं। तो उनकी सभी साल में एक बार मीटिंग होती है, उसमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना आया, कितना खर्चा आया, उस पर चर्चा होती है। और क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज़ और करने चाहिए, क्या अभी जो है किन वेलफेयर एक्टिविटी को अब हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सब बातें चर्चा होती है। साल में एक मीटिंग होती है। अभी फ़िलहाल में 27 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी माननीय राज्यपाल महोदय के अध्यक्षता में। जैसा कि सर आपने कहा कि यह जो संस्था है या फिर यह जो वेलफेयर का जो काम किया जा रहा है, आप मुख्य जो इनकी एक्टिविटीज़ है, आप मुख्य एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिन पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है? अभी जो है पूरे जो स्टेट में तकरीबन 60 से 70 तरीके के जो कल्याणकारी योजनाएं चला जा रही हैं। इसमें खासकर जो जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जैसे हमारे पास आज के डेट में तकरीबन 30 ऐसे सैनिक हैं जो वर्ल्ड वार 2 में शामिल हुए थे और उनका ज़रूरत जब नहीं होगा उनको निकाल दिया गया था। वो तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि आर्मी में पेंशन के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस चाहिए। उनको 5 साल 6 साल की सर्विस थी और वो 45-46 में निकाल दिया गया। तो उनकी जो आर्थिक सहायता अभी सभी जो है 85 और 90 साल की उम्र में हैं, तो उनका हर महीने हम 10,000 रुपये देते हैं एज अ पेंशन। ये पेंशन है जो भी चाहिए आर्थिक सहायता रखे, तो क्योंकि एक आर्मी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, इसलिए इस संस्था में उनके देखा तो हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं। वो 10,000 रुपये हर महीने उनको देते हैं, पहुँच जाता है। उसी तरीके से जितने भी हमारे जो सैनिक भाई हैं, तो उनके बच्चों का एजुकेशन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में है,
फैमिली गांव पर है, पिताजी घर पर नहीं है, तो बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो हर का ब्रैकेट बना हुआ है 1 से 6 तक, 6 से 12 तक, 12 से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। घर में तकरीबन इस साल हमने तकरीबन 19-20 फाइनेंशियल में तकरीबन 55 लाख का अनुदान हमने दिया गया, उसमें 5 से 600 लड़के फ़ायदा उठाए। उसी तरह किसी भी सैनिक, पुरुष सैनिक की लड़की की शादी होती है तो उसका हम 50,000 का अनुदान देते हैं। उसी तरह अगर किसी का घर टूट गया या बनाने के स्थिति में नहीं है तो उनको भी हम अनुदान देते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है कि हम शादी है तो 50,000 फिक्स्ड है या फिर हम आगे पीछे नो फिक्स्ड है, ये सब सैंक्शन कमेटी में सैंक्शन लिया जाता है, फिक्स किया हुआ है। उसी तरीके से अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसको इलाज के लिए हम 1 लाख देते हैं। दूसरा, जैसे आज के ज़माने में जैसे किसी जो है सैनिक की मृत्यु हो गई लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं हुई, लड़ाई के मैदान में हो गई तब तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड 10 लाख उसको देती है। अगर मान लीजिए कोई छुट्टी पर आया है, कोई बीमारी से मर गया तो उसका इस तरह का अनुदान नहीं मिलता है, तो हम हमारी संस्था की तरफ से, हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से उनको 2 लाख रुपए का अनुदान देते हैं। उसी तरह कोई कैंसर से पीड़ित है या डायलिसिस करा रहा है तो उसको हम 1 लाख रुपए का सहायता देते हैं। उसी तरह से कोई मान लीजिए टीबी पेशेंट है, टीबी अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए 1 साल 2 साल इलाज चलता है तो हर महीने उसका पॉकेट खर्चा देते हैं। हम ये भी प्रोत्साहन देते हैं, कोई सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय RIMC में या NDA में सेलेक्ट होता है तो उनको भी हम पॉकेट खर्चा देते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि अगर कोई सैनिक या उनके परिवार में कोई अगर कैंसर से पीड़ित है तो आप उन तक उनकी सहायता पहुंचाते हैं, लेकिन क्या उनको यहाँ तक आना पड़ता है या फिर संस्था उनको खोजती है? नो, हमारे एक बहुत व्यवस्थित कार्यालय है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जिनको भी हर जो जिला छोटे वाला ऑफिस में, वहाँ हमारे पास डिपेंडिंग कितना उस जिले में उनके कार्य क्षेत्र में कितने पुरुष सैनिक या उनके विधवा या एजेड लोग रहते हैं, डाटा पूरे झारखंड डेटा हमारे पास उपलब्ध है। तो उसके अनुसार से हमको WO ऑथराइज है, जिसको वेलफेयर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, वो हर गांव में जाके देखते हैं कि उनकी किसकी क्या ज़रूरत है। अगर वो नहीं आ सकते तो हमारा ऑफिस उनके तक जाता है और उनकी जो वेलफेयर है उनको कराता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पहले थोड़ा डिसऑर्गनाइज था, जब माया इसको ऑर्गेनाइज़ किया कि कई एरिया है जैसे आपको सिमडेगा दूर पड़ता है, उनको ऑफिस घूमना पड़ता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो हम जो है डिसाइड करते हैं कि हफ्ता में या 15 दिन में या 1 महीना में हमारा ऑफिस जाकर के वहाँ कैंप लगा और जितने लोग वहाँ का जो काम है वो उस ऑफिस को काम करके जाए। उसी तरीके जैसे हमारे चाईबासा का ऑफिस है, वो 15 दिन में 2 हफ्ते में 1 बार कैंप करता है जमशेदपुर में, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत सारे लोग हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, उनके परिवार है। और आजकल इतनी जरूरी एक्स-सर्विसमैन का किसी भी जैसे कॉलेज में एडमिशन होना हो तो जब तक राज्य सैनिक कल्याण का साइन नहीं होगा उनको प्रिविलेज या फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सब के लिए हर आदमी को यहाँ नहीं आना पड़े तो हम ऑफिस उनके तक हम जाते हैं, हमारे ऑफिस ही वहाँ जाता है। रांची में ऐसा कोई कैंप कहाँ पर लगता है इस तरह की? ना, हम तो ज़रूरत के मुताबिक लगाते हैं ना, ज़रूरत के मुताबिक। और मैं खुद हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन साल में हर डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टर में 1 बार मैं जाता हूँ, पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, वहाँ मीटिंग किया हूँ। और क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि उनको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो उसके बारे में लोगों को बताता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी जो समस्या हैं उनको लेकर आता हूँ। भी कई जैसे पेंशन नहीं मिल रहा है तो बैंक से या उनका जो रिकॉर्ड ऑफिस है या सरकार से उनको केस हम फाइट करते हैं और उनको दिलाते हैं। कई केसेज ऐसे हैं कि 20-20 साल से उनको पेंशन नहीं मिला, आज उनको पेंशन मिलना शुरू हो गया है, 2500 लाख 50 लाख का एरियर मिला है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों केसेज हैं। अभी हम मौजूद हैं सैनिक कल्याण निदेशालय में, जहां आपने ब्रिगेडियर साहब की बातें सुनी, बहुत सारी जानकारियां मिली हमें, शायद आपको भी पता नहीं था। इस तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।